सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 18, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। निबंध लेखन भी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। इसमें लेखक विचारों को खुलकर प्रकट करता है। नीचे दिए गए निबंधों का अध्ययन कीजिए। तो यानी कि निबंध लेखन क्या होता है? जब हम किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा निबंध कहलाता है। तो हमें यहाँ पे कुछ विषयों पर निबंध दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला विषय है वसंत ऋतु। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। इन सभी में वसंत की शोभा अद्भुत एवं सुहावनी होती है, इसलिए इस ऋतु को ऋतुराज कहकर संबोधित किया जाता है। यह ऋतु नया उल्लास एवं नई उमंग लेकर आती है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता रहता है, अर्थात बचपन और यौवन और बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार प्रकृति की अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता रहता है। प्रकृति जब अपनी यौवन अवस्था में आती है तो उसे वसंत ऋतु कहा जाता है। इस ऋतु में पृथ्वी सजी संवरी दुल्हन के रूप में दिखाई देती है। वसंत का आगमन फरवरी मार्च में होता है। इन महीनों में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। शिशिर ऋतु में पेड़ पौधों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और वसंत के प्रारंभ होते ही पेड़ नए नए पत्तों से भर जाते हैं। चारों ओर नए नए पत्ते और फूल अपनी सुगंध बिखेरने लगते हैं तथा बाग बगीचों में कोयल के कूकने की आवाज सुनाई देने लगती है। खेतों में पीली सरसों खिल जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने पीले रंग की चुनरी ओढ़ रखी हो। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं तथा भौरों की गुंजार सुनाई पड़ती है। यह त्योहार वसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी। आम के वृक्षों पर बौर आ जाते हैं और सुगंधित हवा चारों ओर प्रवाहित होने लगती है। खेतों में लहलहाती फसलों तथा सुंदर वातावरण से किसान का मन मस्ती में झूम उठता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ऋतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ऋतु में नई स्फूर्ति तथा नई शक्ति का संचार होता है। वीर हकीकत राय ने इसी समय धर्म की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान किया था। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों ने भी इस ऋतु में धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं तथा पीला हलवा बांटा जाता है। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा भी की जाती है। लोग पतंगे उड़ाते हैं। बैसाखी का पर्व इसी ऋतु में मनाया जाता है, जिसमें अनेक मेले तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इस ऋतु में प्रातः भ्रमण अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक होता है। कवियों ने वसंत ऋतु पर अनेक कविताएं लिखी हैं। उत्साह, सौंदर्य एवं खुशी का प्रतीक वसंत ऋतु सचमुच ये ऋतुराज है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से वसंत ऋतु पे हम अपने विचारों को प्रकट करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस निबंध में हमें पता चला कि यहाँ पे वसंत ऋतु के बारे में बात हो रही है, तो धीरे धीरे बताया गया कि सबसे पहले बताया गया कि भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं, फिर वसंत ऋतु कौन सी होती है, वो कब से शुरू होती है, फिर उसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार से वसंत ऋतु में कौन से फेस्टिवल आते हैं, इन सब के बारे में इस निबंध में हमें बताया गया है पूरे क्रमबद्ध तरीके से। तो इसी प्रकार से हम अपने विचारों को किसी भी विषय पर प्रकट कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम निबंध कहते हैं। ऐसे ही अगला है दूरदर्शन। आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है। विज्ञान ने मनुष्य को नए नए आविष्कार उपहार स्वरूप दिए हैं। दूरदर्शन उन्हीं वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। इसके द्वारा हम घर बैठे हर प्रकार का मनोरंजन प्राप्त कर लेते हैं। दूरदर्शन पर हम कार्यक्रमों को सुन ही नहीं सकते, वरन उन्हें प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं। यानी कि दूरदर्शन में हम केवल सुनते नहीं हैं, कार्यक्रमों को हम देखते भी हैं। दूरदर्शनों को अंग्रेजी में टेलीविजन कहा जाता है। दूरदर्शन का आविष्कार सन 1925 में महान वैज्ञानिक जेम्स लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत में 15 दिसंबर
1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम दूरदर्शन कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। दूरदर्शन ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, जिनमें मनोरंजन के साथ साथ हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। इस पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों जैसे खेलकूद, नाटकों, कहानियों आदि द्वारा हमें नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। इस पर हर वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। कृषि दर्शन द्वारा हमारे किसान भाई नई नई तकनीकें जानकर उनसे लाभ उठाकर अधिक से अधिक अन्न उपजा सकते हैं। इस पर विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं तथा समाचारों द्वारा हम देश विदेश की बड़ी बड़ी या छोटी घटनाओं को देख सकते हैं। शायद ही आज कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दूरदर्शन से अपरिचित हो। आज तो यह गांव-गांव में पहुंच चुका है। इस पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों से अनेक बुराइयों की भी समाप्ति की जा सकती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड व झांकियां भी हम घर बैठकर देख सकते हैं। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले महाभारत, रामायण, चाणक्य आदि धारावाहिक हमारे देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी लोकप्रिय हुए हैं। मौसम संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कानून संबंधी जानकारी, नौकरी तथा विवाह संबंधी जानकारी जैसे उपयोगी कार्यक्रम भी हम इस पर देख सकते हैं। जहां दूरदर्शन इतना उपयोगी है, वहीं इससे कुछ हानियां भी हैं। इसको अधिक देखने से हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें दिखाई जाने वाली कुछ फिल्मों के कारण समाज अनेक प्रकार की अनुशासनहीनता, पाश्चात्य शैली की नकल तथा अनेक बुराइयां फैल रही हैं। दूरदर्शन के कारण आजकल विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इस पर अच्छे व स्वस्थ मनोरंजक कार्यक्रम ही देखें। तो हमने इस प्रकार से देखा कि दूरदर्शन पर किस प्रकार से यहाँ पे अब इसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है, दूरदर्शन क्या होता है, इसे क्रमबद्ध तरीके से वाक्यों में लिखा गया है। तो ये क्या कहलाएंगे? यही हमारे निबंध कहलाते हैं। तो बच्चों इसी तरह से यहाँ पे और भी विषय दिए गए हैं जिन पर निबंध लिखे गए हैं, जैसे विद्यार्थी जीवन, समय का सदुपयोग। इसी के साथ आप भी इस प्रकार से अनेक विषयों पे निबंध लिख सकते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।